आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम रीट लेवल 2 से संबंधित मॉडल पेपर हैं वो कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन के, और आज का हमारा जो मॉडल पेपर है वो 9 नंबर का मॉडल पेपर रहने वाला है। इसमें हम सबसे पहले हम मनोविज्ञान के 30 प्रश्न और हिंदी भाषा प्रथम के 30 प्रश्न और उसके बाद संस्कृत, उसके बाद हम जो सामाजिक अध्ययन है उसके 60 प्रश्न है वो करने वाले हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है 9 नंबर के मॉडल का वो यह है कि शरीर का कौन सा परिवर्तन अभिवृद्धि को नहीं कहलाता है। आकार, भार, रूप या ऊंचाई, इनमें से कौन सा है वो अभिवृद्धि को है वो नहीं कहलाता है। आकार, भार, रूप या ऊंचाई। तो जो रूप होता है उसको हम अभिवृद्धि यानी नाप, माप, तोल के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। कौन से मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसके लक्षण है वो पूछा है। स्ववाता वास्तविकरण, स्व मूल्यांकन क्षमता या आशावादी प्रवृत्ति, उपयुक्त सभी। तो इनमें से मानसिक स्वस्थ है उसके अंदर स्व वास्तविकरण होता है और मूल्यांकन भी होता है, आशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। तो चारों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मूर्त बुद्धि को कहा जाता है, मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है या गत्यात्मक बुद्धि, गामक बुद्धि या उपयुक्त सभी। मूर्त का मतलब जो दिखाई देती है हमें, हम उसको क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि हम यांत्रिक बुद्धि को कहेंगे, गत्यात्मक बुद्धि है, गामक बुद्धि है। तो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी है वो सही हो जाएगा हमारा। अगला चौथा प्रश्न है वो है कि वस्तुओं को समझने और उसके अनुरूप क्रिया करने की बुद्धि क्या कहलाती है। यानी वस्तुओं को समझना और उसके हिसाब से क्रिया करना है वो कौन सी बुद्धि के अंदर आती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपयुक्त सभी। तो मूर्त बुद्धि यानी वस्तुओं को हम देख रहे हैं उसके बाद हम उसको समझने के बाद हम कर रहे हैं, तो मूर्त के अंदर आएगा। पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का है वो यह है कि पुस्तक के ज्ञान अर्जित करने में रुचि रखने वाले व्यक्ति में कौन सी बुद्धि, यानी पुस्तक के ज्ञान के अंदर जो रुचि रखता है उसके अंदर कौन सी बुद्धि है वो होगी? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सी बुद्धि है वो अमूर्त बुद्धि, यानी पुस्तकों के अंदर जो अर्जित करने का ज्ञान रखते हैं वो किसके अंदर? अमूर्त बुद्धि के अंदर आएंगे। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, विद्यालय की आर्थिक ढांचा सुधारना, विद्यालय का आर्थिक ढांचा है वो सुधारना, या नए सिद्धांतों की खोज करना, या पुराने सिद्धांतों की व्याख्या करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो विद्यालय के कार्यों की प्रणाली के अंदर सुधार लाना है वो होता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला 7 नंबर का प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है। कहाँ तक क्रियात्मक अनुसंधान है वो सीमित होता है? घर तक, विद्यालय तक, समाज तक या कक्षा तक। तो क्रियात्मक अनुसंधान है वो विद्यालय तक ही सीमित रहता है। हम बालक का अध्ययन तो करते हैं लेकिन वो विद्यालय सर इसके अंदर सभी प्रकार के हैं, विद्यालय के अंदर होने वाले घटनाक्रम है उनको शामिल किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8वां है, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम क्रियात्मक अनुसंधान से हल कर सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, समाज की बुराइयां, बालक की धूम्रपान संबंधी आदत या उपयुक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर हम बालकों के अंदर धूम्रपान की आदत होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, यह किसने कहा कि सीखना आदतों के निर्माण की एक प्रक्रिया है? रायबर ने, मोशाबी ने, गेरट ने या साहिल अली ने। तो किसने है वो ये कहा कि आदत सीखना एक आदत का निर्माण बन जाती है, यह प्रक्रिया है? तो रायबर ने यह कहा है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, सृजनात्मक नहीं बल्कि सृजनात्मक बालक की पहचान इनमें से नहीं है। हाँ और नहीं को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रयास प्रियता, स्वतंत्र संवेदनशीलता या चिंताग्रस्तता भी कह सकते हैं हम, चिंताग्रस्तता।
तो इसके अंदर कौन सा है वो सृजनात्मक बालक की विशेषता है वो नहीं है। परिहास प्रियता है वो कभी नहीं करता है, किसी का मजाक वगैरह है वो एक उसकी पहचान है वो नहीं हो सकती। तो इसका पहला ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किस धारा के तहत किस किस धारा में राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी विद्यालय में किसी भी बालक के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर दुर्व्यवहार है वह नहीं होना सुनिश्चित करेगा। यह धारा नंबर 8 में, धारा नंबर 12 में या धारा 6 में या उपयुक्त सभी के अंदर किसके अंदर है वो विद्यालय के अंदर किसी भी बालक के साथ जाति है, धर्म है या लिंग इसके साथ है क्या नहीं कर सकते, या भेदभाव है वो नहीं कर सकते। दुर्व्यवहार हम इसको भेदभाव है वो कौन सी धारा के अंदर है वो आएगा। तो धारा 8, धारा 12 और धारा 6, तो इनके अंदर हम किसी भी तरीके से हैं उसके नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा। जो धारा नंबर 8 है मित्रों, इसके अंदर क्या दिया है, इसके अंदर राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के है वो उत्तरदायित्व होंगे कि राज्य सरकार है वो बालकों के लिए क्या करेगी। और धारा नंबर जो 12 है इसके अंदर आयु का सबूत है। किसी भी बालक को आप उसका जन्म प्रमाण, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से आप एडमिशन देते हो ये मान्य। अब कहा कि किसी भी बच्चे के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उसको एडमिशन है वो दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी बालक को उसका आयु का सबूत है वो जन्म प्रमाण पत्र का सबूत है वो हो यह जरूरी नहीं हो, लेकिन उसका एडमिशन है वो दिया जाना चाहिए। धारा नंबर 6 के अंदर है वो बालकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण के लिए होता है कि बालक है उसको एक विशेष प्रकार की जो पिछड़े हुए बालक हैं उनको एक विशेष प्रकार से प्रशिक्षण है वो दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम इन्होंने कहा कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर दुर्व्यवहार है वो नहीं किया जा सकता। तो इनमें से हम किसी भी धारा के अंदर है वो लिंग और व्यवहार के अंदर नहीं, तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे इसकी धारा है वो अलग से है, लेकिन हम इसका उत्तर है एक बार हम 4 नंबर का उत्तर है वो मान करके चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गठित विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत है वो सदस्य महिलाएं होगी। कितने प्रतिशत होंगी, 40%, 50% या 60% या 70%। तो आरटी एक्ट 2009 के अंदर जो महिलाओं की संख्या प्रबंधन समिति के अंदर होगी वो 50% होगी, कम से कम 50% है वो महिलाएं है वो होनी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि किस अवस्था में बालक न्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावनाएं व्यक्त करता है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके अंदर बालक है ईमानदार रहता है और न्याय की भावना है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो शैशवावस्था के अंदर, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था। तो जो किशोरावस्था होती है उसके अंदर ईमानदार और न्याय का है, ईमानदार और न्याय का कार्य करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि निजी विद्यालयों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें अल्पायु वर्ग के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। इन सीटों पर फीस वसूली का कितने प्रतिशत है, फीस का कितने गुना जुर्माना लगाया जाएगा। 5 गुना, 2 गुना, 6 गुना या 10 गुना। तो कितने गुना, 10 गुना लगाया जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, जब बालकों का आत्मविश्वास या आत्मसम्मान किसी बाह्य उद्दीपक के द्वारा कम होता है तब बालकों को निम्न में से कौन से संवेग का उत्पन्न होता है। क्रोध है, चिंता या भय, परेशानी या शर्मिलापन। तो इसके अंदर कौन सा है वो हो जाएगा। तो चिंता या भय का हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, थोंडाइक के प्रभाव के नियम के लिए निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। हमने थोंडाइक से संबंधित जो प्रभाव का नियम है उससे प्रश्न है वो पूछा है। यह भूल कम करने में उपयोगी होता है, भूल कम करने के लिए उपयोगी होता है, यह मौखिक अभ्यास में उपयोगी होता है, यह अपराधी बालकों की रोकथाम करने के लिए उपयोगी होता है, यह आदतों का निर्माण करने के लिए उपयोगी होता है। साथियों, थोंडाइक ने बिल्ली के ऊपर है वो प्रयोग किया। इन्होंने बार बार प्रयत्न के द्वारा जो शिक्षा सीखी जाती है और
इन्होंने कहा है कि अभ्यास के द्वारा है वो सीखी जा सकती है, तो यह अपराधी बालकों की रोकथाम के लिए उपयोगी होता है, उसको बार बार शिक्षा दी जाएगी। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, व्यवहार का गणना। व्यवहार का गणना जिसे हम शेपिंग भी कहते हैं, अधिगम के किस नियम की उपलब्धि है? थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत, पावलोव के पुनरंत अनुबंधन के नियम, या गेस्टाल्टवाद के अधिगम नियम के अंदर। तो किसके अंदर है व्यवहार का गणना है वो होता है, तो स्किनर का जो अनुबंधन का सिद्धांत है उसके अंदर हो जाएगा, शेपिंग का सिद्धांत बोलते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है, यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति के अंदर वो काम आ रही है, तो वो क्या है? उसके पार्श्विक अधिगम स्थानांतरण, या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, या विशिष्ट। तो एक स्थिति है वो दूसरे के अंदर काम आ रही है, तो सकारात्मक अधिगम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, किस अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत को मानसिक अनुशासन का सिद्धांत भी कहा जाता है? कौन सा सिद्धांत है जिसको मानसिक अनुशासन का सिद्धांत है वो भी कहा जाता है? समान तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, या सामान्यीकरण का सिद्धांत, या पक्षांतर का सिद्धांत? तो हम सामान्यीकरण का सिद्धांत है उसको हम क्या कहेंगे? स्थानांतर सिद्धांत, मानसिक अनुकूलन अनुशासन का सिद्धांत है वो कहते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण सामान्य अधिगम स्थानांतरण की तुलना में अधिक सर्वमान्य है, कठिन है, सरल है, या अनावश्यक है? तो क्या हो जाएगा? सर्वमान्य होता है, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, विद्यार्थियों को जो भी नियम एवं सिद्धांत पढ़ाए जाए उन्हें उनका अलग अलग क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जा सकता है? यह बात किस अधिगम स्थानांतरण के अंदर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत, या पक्षांतरण सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत? किसके अंदर है वो आती है कि एक ही क्षेत्र, यानी एक कार्य को, एक ही चीज़ को हम अलग अलग क्षेत्रों के अंदर है वो इसको करेंगे, तो वह कौन से स्थानांतरण के अंदर है वो आता है? तो सामान्यीकरण हम किसी की साथ हम सामान्यीकरण उसका संतुलीकरण है वो कर लेते हैं, औचित्य स्थापित है वो कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, वृद्धि होती है ऊपर की ओर, बाहरी, आंतरिक, या उपयुक्त सभी? वृद्धि है वो कैसे होती है? वृद्धि है ऊपर की ओर होती है, पहला ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, अधिगम के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, सिम्पसन ने, कांट ने, या हर्बर्ट ने? थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम हैं वो बताए थे, पहला ऑप्शन इसका सत्य हो गया। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं, परस्पर विरोधी हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, ऐसा अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? ऐच्छिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या शारीरिक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? किसकी बात कर रहा है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो संकल्पना शक्ति के ऊपर है वो बल देता है, तो वह कौन सा अधिगम है? वो कहलाता है ऐच्छिक सिद्धांत है वो कहलाता है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, अधिगम का वह सिद्धांत जिसमें प्रयत्न व भूल के आधार पर सीखा जाता है, यह प्रतिपादन किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक नहीं है, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, या गिलफोर्ड ने, क्रो ने? तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो दिया था। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के द्वारा व्यवहार किया जाता है, दूर, कठोर, उत्तेजित, या अभिप्रेरित? तो अभिप्रेरणा के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है, व्यवहार है वो क्या किया जाता है? उत्तेजित किया जाता है। अभिप्रेरणा के द्वारा व्यवहार है, दूर नहीं किया जाता, कठोर नहीं, उत्तेजित है वो किया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 28 है, वह कारक जो व्यक्ति को या घटता है कार्य करने के लिए उत्साहित बढ़ाता है? अधिगम, शवधारणा, अभिप्रेरणा, या उपयुक्त सभी? तो कौन सा है वो हो जाएगा? इसके अंदर है क्या क्या पूछा इसके अंदर? वह कारक जो व्यक्ति को घटाता है उसे कहते हैं, या कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है उसे हम क्या कहेंगे? कार्य को करने के लिए घटाता भी और बढ़ाता भी है उसे हम प्रेरणा
है वो कहेंगे। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है? यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सा है वो चलता है? आगमनात्मक, आगमनात्मक, समीक्षात्मक, निगमनात्मक या मूल्यांकन, कौन सा है वो चलता है? निगमनात्मक है वो चलता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, निगमनात्मक तर्क में निम्न शामिल होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्क, अवधारणा से अवधारणात्मक चिंतन, ज्ञान का सक्रिय निर्माण तथा पुनर्निर्माण। तो इसके अंदर कौन सा शामिल होगा? हमने अभी चर्चा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर है वो चलता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 एवं गद्यांश से हिंदी भाषा से संबंधित कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आ गए। प्रत्यावर्तन में संधि होगी। प्रत्यावर्तन के अंदर कौन सी संधि होगी? प्रत्याधन, प्रत्यधन, अवर्तन, प्रत्यावर्तन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि। तो इसके अंदर कौन सी संधि है वो हो जाएगी यण संधि हो जाएगी। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, दिन रात का विलोम विग्रह सही विग्रह होगा। दिन और रात, दिन एवं रात, दिन व रात, दिन या रात। दिन रात का जो विग्रह है वो क्या हो जाए? या तो दिन होता है या रात होती है, दोनों में से एक चीज है वो हम काम में लेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, आकस्मिक यानी तुरंत का विपरार्थक विपरीतार्थक होगा। विपरीत कौन सा होगा? अकस्मात, अनिश्चित, निश्चित या अनावश्यक। तो निश्चित होता है, उसका अनिश्चित हो जाएगा या आकस्मिक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, अपने आसपास अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हो। रेखांकित के अंदर रेखांकित में क्रिया विशेषण है वो हमें पूछा है। तो इसके अंदर अपने आसपास को हमने अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हैं। तो इसके अंदर रीतिवाचक, स्थानवाचक, संबंधवाचक या कालबोधक। आसपास के अंदर क्या हो जाएगा? स्थानवाचक है वो, स्थानवाचक है वो हो जाएगा इसके अंदर। तो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, दूध का पर्यायवाची है सलील, पेय, तोय या क्षीर। दूध का पर्यायवाची है वो क्षीर होता है। चौथा ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। हमें गद्यांश से प्रश्न है, कौवा शब्द में लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नित्य पुल्लिंग है या उभय लिंग है? उभय लिंग है। कौन सा कौवा के अंदर है वो क्या होता है? नित्य पुल्लिंग है होता है। इसके अंदर मादा कौवा स्त्रीलिंग प्रवृत्त करने के लिए मादा शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, हंस शब्द का लिंग परिवर्तन होगा। हंस शब्द है उसका हमें लिंग परिवर्तन है वो करना है। मादा हंस हो जाएगा, मादा हंस, नर हंस, हंसनी या हंसिनी। तो जो हंस शब्द है उसके अंदर हम हंसिनी करेंगे। चौथा ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, हंस को उस पर दया आई वाक्य में काल। हंस को उसके ऊपर दया आई। सामान्य वर्तमान, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो उसके हंस को क्या आई? दया आई, सामान्य भूतकाल आ गई और तुरंत आसन, इसको हम आसन भूतकाल भी कहेंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सत्य हो गया, काम बीत चुका है। अगला प्रश्न है, मुझे काला कहते हैं। मुझे काला कहते हैं वाक्य के अंदर काले का अर्थ होगा रंग से काला, मन से काला, कार्यों से मूर्ख या उपयुक्त सभी। तो रंग से हम मुझे काला कहते हैं, तो रंग से भी काला हो सकता है, मन से भी काला हो सकता है, कार्यों में मूर्ख भी हो सकता है। तो हम इसका जो सही अर्थ है वो क्या लगाएंगे? तो उपयुक्त सभी है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन है इसका सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके अंदर जो कहने वाले है उसकी स्मृति के ऊपर है वो डिपेंड करता है कि वो किस स्तर से है वो कह रहा है। तो रंग से काला तो होगा ही होगा, मन से भी काला हो सकता है कि तू बड़ा काला है, मूर्खों में गिना जाता है काले को। तो इस प्रकार इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, दोनों ने उड़ना शुरू किया। वाक्य का आसन भूतकाल होगा। दोनों ने उड़ना शुरू किया था, दोनों ने उड़ना शुरू किया हो, दोनों ने उड़ना शुरू किया था, दोनों ने उड़ना शुरू किया है, दोनों ने उड़ना शुरू किया होगा। यहाँ पर तो संदेह हो रहा है, तो हमें क्या बताना है? आसन भूतकाल यानी तुरंत अभी अभी काम है हुआ है। दोनों ने उड़ना शुरू किया है, तो ये
जो तीसरा ऑप्शन है इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, कोष्टक में दिए गए चिन्ह का उपयोग कब किया जाता है? कोष्टक के अंदर चिन्ह दिए गए हैं, यानी इसका उपयोग कब किया जाएगा? वाक्यों में छोड़े गए स्थान पर, दूसरे की उक्ति को उद्धृत करने के लिए, जहां वाक्य पूरा होता हो, पढ़ते समय थोड़ा दूर करने के लिए तो हम कहाँ पर रुकेंगे? वाक्य में छोड़े गए स्थान के अंदर हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैं भला कैसे ऐसे कर दिया, इस प्रकार से। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सारांश या सारांश, दोनों एक दूसरे के आगे, तो इसके अंदर हम ये कर लेते हैं मूर्धन्य। सारांश या सारांश, तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सारांश। 43 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो इन बीच की जो दिशा है इसको हम क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे, आग्नेय कहेंगे, या नृत्य कहेंगे, या वायव्य कहेंगे। तो हम जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है उसे हम क्या कहेंगे? नृत्य हैं कहेंगे। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, में मिलान से संबंधित है, वो पूछा है। एक तरफ राजस्थानी शब्द है, उसका हिंदी रूपांतरण है। में मिलान करना है। निनाण, फसल से खरपतवार हटाना। बादी, चमड़े से रस्सीनुमा पतली पट्टी। गोपलिया, बाजरे की फसल काटने का उपकरण। ठवणी, पुस्तक रखने का काष्ठ का उपकरण। तो हमें इनका मिलान करना है। निनाण है वो किसको कहेंगे? निनाण फसल के खरपतवार को कहेंगे। तो पहला बांदी है वो चमड़े की रस्सीनुमा पतली, इसको एक बार हम छोड़ देते हैं नहीं पता हो तो। गोपलिया है वो बाजरे को काटने का एक उपकरण होता है। तो हमें तीसरा यानी 1 और 3 3, तो इसके अंदर पहला ऑप्शन यानी इसके अंदर हो जाएगा। और पुस्तक रखने का स्थान, उसको हम क्या कहेंगे? ठवणी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, मल्लगिरी की भीलनी चंदन दे जलाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है। वस्तु की बहुतायत से उपयोगिता न समझना, वस्तु का अपमान करना, किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना, कीमित वस्तु को जलाना। मल्लगिरी की भीलनी चंदन दे जलाए। मल्लगिरी की जो भीलनी है वो चंदन को भी क्या कर देती है? जला देती है। यानी चंदन का जो भाव है, जो मूल्य है, वो उसे पता नहीं है। तो इसका मतलब वस्तु की बहुतायता से उपयोगिता नहीं, उसको पता ही नहीं है कि वस्तु का मूल्य क्या है। तो पहला ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न नंबर 46 है, वाचन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का अभ्यास कराना। बिल्कुल सही है। बालकों को उचित ध्वनि के साथ साथ वाचन का अभ्यास कराना, यह भी सही होता है। धारा प्रवाह वाचन की योग्यता का प्रदान करना, इस प्रकार चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, भाषा का उद्देश्य होता है भाषण, संप्रेषण, अन्वेषण करना, या इनमें से कोई नहीं। जो भाषा का प्रमुख उद्देश्य है वो संप्रेषण करना होता है। दो बालकों के मध्य या दो व्यक्तियों के मध्य जो विचार का आदान और प्रदान होता है, आदान प्रदान करना भाषा का प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा रूप कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को, 14 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, या 14 अक्टूबर 1949 को? 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो पहला ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है वह है कि भाषा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। भाषा शिक्षण के अंदर सहायक सामग्री का लाभ कैसे होता है? शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में बिल्कुल सही है। शब्दों के अर्थ निकालने के अंदर यह भी सही। इस प्रकार पहला और दूसरा, अगला ऑप्शन हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर के दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किसके ऊपर? उपचारात्मक शिक्षण की निर्भरता है वो करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषा नियमों के ज्ञान पर, या समय की अवधि पर, या समस्या के कारणों की सही पहचान करने के ऊपर। तो हम सही समस्या के सही कारणों की पहचान करेंगे, इसके ऊपर है उपचारात्मक शिक्षण है
वो होता है, तो चौथा ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है? बच्चों के अंदर जो समझ शक्ति है उसका विकास है वो कैसे करेंगे? कहानी बोल करके, श्याम पट पर के लिखवा करके, निबंध लिखवा कर, या उपयुक्त सभी। तो बच्चे के अंदर जो लेखन कौशल है उसका हम किस तरीके से करेंगे? तो हम उस कहानी को बोल करके हम कर सकते हैं, श्याम पट के ऊपर लिखवा कर और निबंध लिखवा कर तो करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 है, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? सरल सरल प्रणाली के द्वारा यथार्थ नहीं किया जा सकता, गुप्त प्रणाली के द्वारा नहीं, समीक्षा प्रणाली हम उसके सामने तथ्यों को रखेंगे तो इस प्रकार छोटी प्रणाली के छोटे नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल यानी सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक होती है? कहानी कथन और श्रुति लेख, कविता पाठ और भाषा, प्रयोगशाला, भूमिका निर्वहन जिसे हम रोल प्ले भी कहते हैं, समाचार वाचन के माध्यम से भूमिका का निर्वहन और बातचीत करना। जो प्राथमिक स्तर के ऊपर बोलना और सुनना जो कौशल होता है उसका हम किस तरीके से करेंगे? तो भूमिका का निर्वहन करेंगे। सबसे पहले हम भाषा के स्तर से पढ़ाने के पहले उसको हम सबसे पहले भाषा की भूमिका बनाएंगे, उसके बाद हम बातचीत करना शुरू करेंगे, तो बातचीत के माध्यम से हम भूमिका निर्वहन करेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, गृहात्मक यानी ग्रहण करने वाले कौशल कौन से? सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, या पढ़ना व लिखना। जो सुनना और पढ़ना होता है एक क्या है, 54 नंबर प्रश्न है, उसके अंदर सुनना और बोलना गृहात्मक कौशल पढ़ना होता है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है? इनमें से कौन सी व्याकरण की विशेषता है? भाषा की शुद्धता, शब्दानुशासन, भाषा का शरीर विज्ञान। तो इसके अंदर भाषा की शुद्धता होती है, शब्दों का अनुशासन सही ढंग से रखने का, और भाषा का शरीर का विज्ञान तो होना ही होना चाहिए। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन होती है? व्याकरण भाषा से किसका होती है? त्रुटि का, शुद्धता का, बोलने का, या इनमें से कोई नहीं? जो व्याकरण है वो शुद्धता का होती है, व्याकरण का एक साधन है वो शुद्धता का होता है। दूसरा ऑप्शन सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? विचार विनिमय में कठोर बनाना नहीं, विचार विनिमय कठोर नहीं बनाती, सामाजिक जीवन में प्रगति करना होता है, व्यक्ति का निर्माण होता है, राष्ट्र की भावना प्रति जागृत। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करता है? बोलने को, सुनने को, लिखने को, यानी भाषा को। तो भाषा के अंदर बालक है वो अपनी विचार हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों अपनी भाषा का विचार है ए और बी, यानी ये दोनों अपनी जो आदान प्रदान है वो किसके माध्यम से है? वो करेंगे तो भाषा के माध्यम से करेंगे। इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 59 है, सीखने में संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित है, यानी सीखने के अंदर बॉन्ड जिसे हम संबंध कहते हैं वो सिद्धांत है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने, या कोहलर ने? तो किसने है वो दिया था? पावलो ने है। जो संबंध स्थापित है वो क्या था? क्या किया था? संबंध स्थापित करना। कुत्ते को बांधा और घंटी के साथ उसका संबंध स्थापित कर दिया। इससे हम क्या करेंगे? सर्वदर्शी सामग्री है उसका हम शिक्षण के माध्यम से सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, अध्यापन करते समय एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ करना चाहिए ताकि बच्चे सरलतापूर्वक है वो सीख सके? कथाओं या कहानियों के साथ, पशुओं या पक्षियों के साथ, खेल या खिलौने के साथ, उपयुक्त सभी। तो एक शिक्षक को है कथाओं के साथ, कहानियों के साथ, पशुओं के साथ और खेल खिलौने के साथ करना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त सभी है वो सत्य हो जाएगा। अब हम संस्कृत भाषा है वो करेंगे, संस्कृत भाषा है वो करने वाले हैं। तो हमें संस्कृत भाषा का 61 नंबर का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है वो है कि श्रुति नामाशयम का प्रतिपादयन्त वेदा, स्मृतयः, श्रुति या उपनिषद। तो किसके अंदर है हम देखने को श्रुति का नाम है वो देखने को मिलता है? कहाँ पर मिलता है? हमें गद्यांश से प्रश्न है वो करने हैं। तो कहाँ से हमें देखने को मिलेगा? तो वो स्मृति के माध्यम से है मिलता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, यद्यपि इत्येतर संधि विच्छेद का है।
तो यद्यपि है इसका संधि विच्छेद हमें करना, यदि धनपि, यद्य धनपि, यदि धन अपि और यदि धन आपि। तो इसके यद्यपि है वो किस से बनेगा, यदि धन अपि से बनेगा। यदि धन का मतलब प्लस को बोलते हैं हिंदी में, तो यदि धन अपि से यद्यपि है वो कौन सा बन जाएगा, यद्यपि है वो बन जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, चत्रस्थ इत्यत्र पदे पुल्लिंग रूप भवेत्। जो चत्रस्थ है इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा, चत्वारी, चतुर, चतरस्थ है या चतवार। तो चतवार हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 की ओर चलते हैं। ष्ट इति पद्यम लंकारे परिवर्तते। तो लकार के अंदर हमें परिवर्तित करना है ष्ट को आसीत, आसिताम, आसन और जस्ताम। तो ष्ट है उसको हम किसके अंदर है वो परिवर्तित करेंगे, तो आस्तीन हो जाएगा इसका, आस्ताम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्ताम। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, समृति इत्यत्र कै प्रत्यय। समृति है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, कतिन, ती है, तीप या कत प्रत्यय। तो समृति है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कतिन प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन इसका सत्य होगा। प्रश्न नंबर 66 है, कति समृत्याः प्रसिद्धाः सन्ति। कति समृत्याः प्रसिद्धाः सन्ति, द्वौ, त्रय। समृति है वो कितने प्रकार की है, द्रव्यम या द्वे। तो समृति है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, समृति और विसमृति। चौथा ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, समृति इत्यस्मिन् है पदे विभक्ति किम वचनम च। वचन भी कौन सा है और विभक्ति कौन सी है समृति। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा एक वचना, द्वितीया एक वचना, प्रथमा बहुवचना या द्वितीया बहुवचना। तो इसके अंदर प्रथमा बहुवचना हो जाएगी, प्रथम विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। अब हमें गद्यांश से है वो प्रश्न है वो देने हैं। प्रश्न नंबर 68 है, वाइशस्य नाम किम, दर्शस्य, दर्शनम, द्रमसनम, लघुपतनम, नए ग्रोध है या काची। तो हमें गद्यांश से यह प्रश्न पूछा है कि वाइश्य नाम, वाइश नाम है वो किसका है, लघुपतनम। दूसरा ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, प्रसार्य इत्यत्र कै प्रत्यय। यत प्रत्यय या नियत, लेप या कैप प्रत्यय। तो लेप प्रत्यय है प्रसार्य के अंदर, तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दुर्मनुष, दुर्मनुषम इत्यत्र कै उपसर्ग है। जो दुर्मन है, दुर्मनुष इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, दु से, दु या दुर। तो दुर हो जाएगा। मनुष्य है, दुर्धन मनुष्य, दुर्मनुष्य हो जाता है दुर। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पश्यत इत्यत्र धातुम लकार पुरुष है वचनानी कानी। तो इसके अंदर में पूछा है पश्चात धातु, इसके अंदर कौन सी धातु है और लकार कौन सा है और वचन कौन सा है। तो तीन है एक साथ हमें, लकार, वस्तु यानी धातु और प्रत्यय, लकार और वचन हमें पूछ लिया है। तो चार है एक साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। दर्श धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक बहुवचना, या पश्चिम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचना, या दर्श धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचना, या दर्श धातु लंग लकार प्रथम पुरुष या एक वचन। तो पश्यत है इसके अंदर है दर्श धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष और बहुवचन की यह क्रिया है। तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, लेखन से प्रक्रिया उपागमन से लक्ष्यम अस्ति। लेखन का मैन उपागम, लेखन प्रक्रिया का मैन उपागम का लक्ष्य है क्या होता है, केवल प्रक्रियायाम, केवलम परिणामे, उभय प्रक्रियाम परिणामे च सुंदरम अक्षर, सुंदरम अक्षर प्रयोगे। तो लेखन कौशल का जो मेन उद्देश्य है वो क्या होता है,
लेखन कौशल का मेन उद्देश्य होता है परिणाम करना प्रक्रिया के माध्यम से, या प्रक्रिया और परिणाम सुंदर लेखन कार्य है वो होता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर का प्रश्न है, भाषाया पाठ्यक्रमे साहित्य से सन्निवेशे अधो लिखतेषु कस्य महत्वम नास्ति। इनमें से कौन सा है पाठ्यक्रम का साहित्य के अंदर है वो पाठ्यक्रम का महत्व है, भाषा के अंदर पाठ्यक्रम का महत्व है वो नहीं होता है। अतेत केवल सुनना संभाषण कौशले पोष्यति, क्या केवल सुनना हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। एतत् विश्वसनीयता सामग्री अस्ति, बिल्कुल सही है। एतत् अन्येषां संस्कृति धातु संस्कृतम धातुम छात्रणों नहीं है यहाँ पर, छात्राणाम है। सहायम करोति, संस्कृत से धातु और छात्रों का सहयोग करती है, अनेक प्रकार से सहयोग करती है। व्यक्तिगत्याम प्रक्रियाम धातुम एतत् छात्रणम, प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। तो इसका नहीं है, नास्ति का मतलब नहीं है। तो एतत् केवलम शरणम संभाषणम कौशले पोष्यति, ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका है सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, अधस्तेनु का उक्ति समीचीनाम अस्ति। विराम चिह्नानि वाक्यार्थबोधे साहाय्यं कुर्वन्ति, वाक्याम् अर्थबोधे विराम चिह्नाम कोऽपि प्रभावः नास्ति। पाठस्य पठन समये विराम चिह्नानि प्रभावे बाधम् उत्पादयन्ति। पाठस्य सौंदर्य वर्धि विराम चिह्नानां साहाय्यं भवति। तो हमें पूछा है इनमें से कौन सा है वो समीचीन अधस्तेनु उक्ति के अंदर है। उक्ति अगर वाक्य के अंदर हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, विराम चिन्ह वाक्यम अर्थबोध साहाय्यं करोति। पहला ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखितेषु प्रग्रह संज्ञक शब्द अस्ति। इसके अंदर प्रग्रह के अंदर संज्ञा शब्द है वो कौन सा होता है, हरि, गुरु, विष्णु या गंगा। तो इसके अंदर विष्णु है, इसका संज्ञा शब्द होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, अखंडम पुण्याम फलमेव वे तदुपनम पद्यम अस्याम पंक्त्याम लंकारो अस्ति। इसके अंदर लंकार कौन सा है, स्वभावोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अखंड पुण्याम फलममी वे तदुप मन का घन से उसका क्या कर दिया है, पुण्य प्राप्त करता है, तो इसका तुलना कर दी है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार, उपमेय और उपमान के जहाँ पर बोध हो जाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, षट् सितः है इत्यस्य संख्या रूपम किम। षट् त्रिशत 6 और 30 की बात हो रही है, 6 और 30। तो षट का मतलब 30 और 6 और 30, तो कौन सी हो जाएगी, 63, 66, 64 या 36। तो 60 और 30 63 का मतलब पहले आएगा, 30 और 6 36 हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, प्रातः है 7:30 वादनी प्रार्थना का कार्यक्रम है वो कब होता है, 7:30 बजे। उचित विकल्प चुनियति, हमें इसके अंदर उचित विकल्प है वो चुनना है। सार्ध है, पंग है, सार्ध सप्ताह है, सपाद सप्ताह है, सर्वे। तो सार्ध है, साढ़े को सार्ध और सप्ताह का मतलब 7 हो जाएगा, 7:30 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, शिक्षक है कक्षायाम किम। शिक्षक है कक्षायाम कम है आश्रित पाठ्यति सुधाखंडम पाठ्यपुस्तकम या श्याम पुटक या श्रवणम। शिक्षक का कक्षा के अंदर कौन आश्रित यानी जरूरी होती है, तो साधुखंड का भी होता है, पाठ्य पुस्तक का होता है, श्यामपट का भी होता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, सभी सर्वम सभी का जरूरी होता है। छात्राणाम लेखन से आकलम
मुख्यतया ध्यानम ददाति। छात्रों का लेखन कार्य का आकलन करते हुए सबसे मुख्य है वो किसकी ओर ध्यान देंगे? शुद्ध वर्तन्याम व्याकरणे, व्याकरणाम अभिव्यक्तियों, शब्द सीमानाधारणे, सीमानाधारणे या लेखनम, लेखन समय रूढ़ि प्रयोगणाम, लोकोक्ति नाम च प्रयोग अस्ति। जो लेखन कौशल है उसके अंदर हम किसका ध्यान रखेंगे? तो विचार अभिव्यक्ति का मुख्य साधन होता है, लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करना। तो दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इत्यच्च मार्ग निर्देशन, मार्ग निर्देशक है, मार्ग निर्देशक तत्वेषु अधोलिखितेषु कस्य समावेशनम नास्ति। इसके अंदर कौन सा है वो समावेशित नहीं किया गया? किसके अंदर? एनसीपी 2005 की है वो बात कर रहा है। इनमें से कौन सा है वो मार्ग निर्देशन यानी निर्देशन कार्य है वो नहीं है। ज्ञान से विद्यालयात् बहि जीवनेन सह संबद्ध स्थापितना, यानी ज्ञान बाहर का जो ज्ञान है उसको भी जीवन के अंदर विद्यालय के ज्ञान, बाहर के ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना। क्या यह सही है? बिल्कुल सत्य है। परीक्षाणाम तन्यता स्थापना तथा च कक्षा जीवने तासाम समाकलन, बिल्कुल सही है। समाकलन करना, तन्मयता के साथ कक्षा का जीवन के साथ उपयोगी करना। पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रितम स्यात्। देखिए पाठ्य पुस्तक है वो पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इन्होंने कहा कि बालक केंद्रित होनी चाहिए। बालक है केंद्रमस्ति। कंठस्थीकरणम पद्यते अधिकांश, पृथक्करण बिल्कुल सही है। कंठस्थीकरण करते हुए अलग करना तो यह गलत हो गया, मैं गलत ही पूछा है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, येन वस्तु स्थिते पदेन चित्रणम क्रियते यथा किम अभवत कदा भवत कुत्र भवत कार्यकलाप से उद्दीपनम किम आसीत तथा च कार्य से अंतः कयम कथ्यम अभवत इत्येति तद अस्ति। प्रयोजना कार्यम, आभटनम या उपाख्यानात्मक अभिलेखनम या परिमाण दंडम। तो यह पूछा है येन उपस्थिति शब्द से चित्र के अंदर दिखाते हुए अभिव्यक्ति, कदा विभक्ति, कुत्र विभक्ति, कार्यकलाप, उद्दीपन, इन प्रकार के चित्रों का हम किस प्रकार से अव्यक्त है वो करेंगे? तो हम उपाख्यानात्मक अभिलेखों के माध्यम से हम इसको व्यक्त करेंगे। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, छात्रा भाषायां किं कुर्वती इति दर्शयितुम किं श्रेष्ठ प्यानम परीक्षा अंगा छात्रे लिखता छात्रे लिखिता कविता परिच्छेदा से अधूरा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम से भाषा लक्षणानि उद्देश्यानि च, भाषा के लक्षण और उद्देश्यों को, छात्रों के भाषा का ज्ञान है वो किस प्रकार से हम सर्वश्रेष्ठ के माध्यम से है वो करवाएंगे? तो छात्रे लिखित कविता परिच्छेदा सच। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, वाइगोत्स्की महोदया पृष्ठाश्रय परिकल्पना अनुसारम शिक्षक भाषया चित्रभया युग्मने समूहेन वा कार्य कुर्वन्त अवसरम ददयति। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पृष्ठ कौशल का परिकल्पना के अनुसार शिक्षक है वो भाषा के शिक्षक है वह छात्रों की भाषा का है किस समूह का कार्य है वो करेगा। ये इन कार्य से प्रबंधन शिक्षक है सहायता भवती, ये कार्य है वो शिक्षक की सहायता करेगा। छात्राणाम परस्पर वार्तालापेन शिक्षक विश्राम भवती, परस्पर वार्तालाप करते हुए विश्राम उसके अंदर सहायक होगा। सामाजिक भावस्य आदान प्रदान महत्वपूर्ण माध्यम भवती, ये नदिगम भवती, यानी सामाजिक का हम भाव का आदान और प्रदान करते हैं उसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या फिर एवं विधि सामाजिक आदान प्रदानम छात्रम भाषाधिगमात् पथ भ्रष्टानाम करोति, पथ से भ्रष्ट करता हो। सामाजिक जो आदान प्रदान होते हैं उस विधि के माध्यम से क्या उसके अंदर क्या करता है? पथ
भ्रष्ट करता हो, पथ को अलग करता हो, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वो हमें देखने को मिलेगा। तो सामाजिक भावनाओं का आदान प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका है वो वाइगोत्स्की ने सामाजिक, जहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया आ जाए, सामाजिक आदान प्रदान की, वहाँ पर वाइगोत्स्की होगा, विचारों का व्यक्ति हो जाएगी। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, सरल वाक्य है एवं भाषया शिक्षण से आरंभः भवति न तु ध्वनिनां तेषां स्पष्टया वा लेखने वा शिक्षणेन एवं कथनम दद्योति यथा। इसके पूछा है कि सरल वाक्य एवं भाषा का शिक्षण आरंभ करते समय कौन सी ध्वनि का स्पष्टीकरण है वो शिक्षण के अंदर है, यह कथन कौन सा है। संपूर्ण वाक्यम आधारेण विचार विनियमन भवति भाषा अधिग्रहणे उच्चारण से किमपि स्थानं नास्ति। व्याकरण से उच्चारण से भाषा अधिगमे समान स्थानम अस्ति। विचार विमर्श कृते व्याकरणम प्रमुख आधार अस्ति। व्याकरण विनिमय का प्रमुख आधार व्याकरण है। व्याकरण का आधार उच्चारण स्थान का भाषा अधिगम का स्थान है वो व्याकरण है, या फिर भाषा अधिग्रहण करते समय उसका उच्चारण है वो कौन से स्थान है, किसी भी स्थान से नहीं होता है, ये तो गलत हो गया। संपूर्ण वाक्य का आधार है वो विचार विनिमय के माध्यम से है वो होता है। तो संपूर्ण जो वाक्य है उसका क्या हो जाएगा, विचार विनिमय के माध्यम से हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है, व्याकरण शिक्षण से कोअयम विधि। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है, निगमन विधि, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि या सूत्र विधि। तो व्याकरण शिक्षण के अंदर हम आगमन उदाहरण और निगमन दोनों का प्रयोग है करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, प्राथमिक स्तरीय कोअयम विधि समुपयुक्त है। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि है वो उपयुक्त है। कया विधि, इसको हम कथा विधि है, कया विधि नहीं, कथा विधि, प्रश्न विधि, उदाहरण विधि या भाषण विधि। तो जो कथा विधि है, कहानी के माध्यम से हम प्राथमिक स्तर के बालकों को अधिक सिखाते हैं, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88, भाषा शिक्षण से कति कौशलानि भवन्ति। भाषा शिक्षण के कौशल कितने, त्रीणि द्वानि चत्वारि या पंच। भाषा शिक्षण के कौशल है वो कितने हैं, चत्वारि यानी 4 हैं। तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, संस्कृत भाषाया श्रवणम संभाषणम च केन विधिनि भवति। संस्कृत भाषा का सुनना संभाषण कौशल के विधि कौन सी आएगी। पाठशाला विधि के माध्यम से, प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से या व्याख्यान विधि के माध्यम से या सूत्र विधि के माध्यम से। तो जो संस्कृत भाषा शिक्षण के अंदर सुनने का हम संभाषण है, भाषण है, वो कौन सी विधि के माध्यम से हम करते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से हम सीखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका संभाषण से श्रवणम सुनना, संभाषणम च केन विधि नाम, किस विधि के नाम से हम जानते हैं, तो उसको हम व्याख्या विधि या प्रत्यक्ष विधि के माध्यम उसको हम सीखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, शिक्षण सत्रम विद्यते। शिक्षण सूत्र कौन सा है, शिक्षण सूत्रम विद्यते, शिक्षण सत्रम नहीं, शिक्षण सूत्रम विद्यते। सरलात् कठिन प्रति, कठिन प्रति, कठिनात् सरल प्रति या सरलात् सरलात् प्रति। तो सरल से कठिन की ओर हम चलते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम सामाजिक अध्ययन है वो करेंगे, कौन सा सामाजिक अध्ययन है वो SST, हम SST है वो लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी SST का मॉडल पेपर कर रहे हैं। तो 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित है वो नहीं की जाती है। चार आर्य सत्य, पंच अणुव्रत, अष्टांग मार्ग या अहिंसा। तो बौद्ध जो सिद्धांत है उसके अंदर किसे शामिल है वो नहीं किया जा सकता, अणुव्रत है इसको नहीं किया जा सकता। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, वज्जी महाजनपद कितने गणों के अंदर, कितनों गणों का संघ था। जो वज्जी महाजनपद है वो कितने गणों का था, 6 का, 7 का, 8 का या 9 का। वज्जी जो महाजनपद है वो 8 गणों का संघ था। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93, महाजनपद काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। महाजनपद काल से पूछा है, यह काल द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी
काले चमकीले मृत भांड इस काल से संबंधित है। धर्म के क्षेत्र में इस काल में नए विचारों का उदय हुआ या इस काल में सर्वप्रथम लोहे की है वो खोज की गई थी। तो इसके अंदर द्वितीय नगरीय के नाम से बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। और उत्तरी काले चमकीले मृत भांड इसके अंदर नहीं मिले हैं। धर्म के क्षेत्र में नए विचारों का उदय हुआ, यह भी गलत है। तो इसके अंदर लोहे की खान हुई थी। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। तो इस प्रकार चौथे के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, राजा काल शोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी? राजा काल शोक की हम बात करें तो उसके समय द्वितीय बौद्ध संगीतनी है वो हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी। इसका दूसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, पद्मगुप्त के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य मीमांसा, विक्रमादेव चरित, कथा सरित सागर या नव सहायसांग चरित? तो पद्मगुप्त उसके द्वारा कौन से की है वो रचना की गई थी? नव शासन चरित है वो लिखा गया था। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? वराहमिहिर, कालिदास, पाणिनि या बलराम? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन है सही हो गया। प्रश्न नंबर 97, अर्थशास्त्र के लेखक के समकालीन कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? तो अर्थशास्त्र है वो किसके समकालीन? चंद्रगुप्त मौर्य के समय है वो लिखी गई है। तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 यानी 98, मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, मथुरा शैली या बेसर शैली? हम मिश्रित शैली है उसको हम मंदिर की जो मिश्रित है उसे हम बेसर कहेंगे। क्या कहते हैं उसको? हम बेसर शैली। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था? खान बहादुर खान ने, शहजादा फिरोज खान ने, राजा बेनी माधोसिया ने या मोहम्मद हसन खान ने? तो किसने कहाँ पर किया था? रुहेलखंड के अंदर है वो खान बहादुर खान ने क्या था? किसने किया था? बहादुर खान ने है वो किया था। तो पहला ऑप्शन इसका सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100, गलत जोड़ी कौन सी है? इनमें से गलत जोड़ी को चुनना है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, एमएस जिन्ना, खिलाफत आंदोलन। नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल मोतीलाल नेहरू ने 1928 के करीब है वो दी थी। खिलाफत आंदोलन 19 ये भी है खिलाफत आंदोलन है। उसके बाद एम के गांधी चंपारण, महात्मा गांधी चंपारण बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस फोर्ट ब्लॉक नहीं, सुभाष चंद्र बोस है, यह गलत है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन है वो गलत है वो हो जाएगा। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, बंगाल में दोहरा या द्वैत शासन किसने समाप्त किया था? किसने समाप्त है वो किया था? सर जॉन शोर ने, वॉरिंग हेस्टिंग ने या लॉर्ड हेस्टिंग ने या कॉर्नवालिस ने? तो जो वॉरिंग हेस्टन ने दोहरी कानून व्यवस्था है वो समाप्त कर दी थी बंगाल के अंदर। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई के द्वारा हुई थी? प्लासी के युद्ध से, पानीपत की तीसरी लड़ाई से या तराइन के युद्ध से या बक्सर के युद्ध से? ब्रिटिश की जो लड़ाई है वो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। ये 1757 के अंदर हुई थी। पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इनमें से कालिदास की रचना है वो नहीं है। मेघदूत, कुमार संभव जाना जाता है, कुमार संभव या रघुवंश या कादम्बरी संबंधित है, इनमें कौन सी है? वो कालिदास की है वो नहीं है। तो कादम्बरी है वो नहीं है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104, निम्न में से कौन सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है? सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है या उपनिषद है? सबसे जो प्राचीन है वो ऋग्वेद को लिखा गया था। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, 1857 ईस्वी में निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने ये निर्णय लिया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह है वो नहीं माना जाएगा? यह कौन सा कर्नल था? कैनिंग ने, कॉर्नवालिस ने, डलहौजी ने या वॉरिंग हेस्टिंग ने? तो किसने
है वो कहा था, तो यह कैनिंग ने कहा था कि बहादुर शाह है वो अंतिम बादशाह होंगी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार है? राजस्थान के अंदर कितनी बार है लागू हुआ था? 7 बार, 2 बार, 4 बार या 6 बार? तो कितनी बार लागू हुआ था? तो 4 बार लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 108 है, राष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? विधान परिषद का, राज्यसभा का या विधानसभा का या लोकसभा का? उपराष्ट्रपति है वो किसका होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति है वो होता है, अध्यक्ष होता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान की बात है। 25 है, 33 है, 31 है या 35 है? वर्तमान के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश है इसके अलावा कितने न्यायाधीश होंगे? 33 होंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 280, 160, 200 या 220? तो 200 सदस्य हैं वो होंगे। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसके अंदर हम इसको शामिल करते हैं, शिक्षा के अधिकार को। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, संविधान के अनुसार भारत एक है संघीय राज्य, एकात्मक राज्य या राज्यों का संघ है या अर्ध संघीय राज्य है? तो राज्यों का एक संघ है भारत, हम राज्यों का एक संघ है। क्या है? भारत है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस या किन शब्द या शब्दों का प्रयोग है वो किया गया है? लोग एवं नागरिकों दोनों का, न तो लोगों का है और न ही नागरिकों का है, तो लोग एवं नागरिकों का प्रयोग किया गया। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, 0 से 14 वर्ष के बच्चों को कब से लागू हुआ कि मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हुआ था? कि 0 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा है वो मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 1 अप्रैल 2010 से, अगस्त 2009 से, जुलाई 2009 से या 1 मार्च 2010 से? तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, IUNC का विस्तारित नाम क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मेंबर, यानी इसके अंदर फॉर और ऑफ है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो हम देख लेते हैं इंटरनेशनल यूनाइटेड कंजर्वेशन ऑन नेचर, तो यहाँ पर ऑफ आया है, यहाँ पर ऑन आया है। इंटरनेशनल यूनाइटेड कोऑपरेशन फॉर नेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्विंग नेचुरल इन्वायरमेंट। तो IUNC का जो पूरा है वो नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन है वो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, निम्न में से कौन सी पवन है वो सौरों से अलग है? चिल्ली है, खमसन है, घिबरी है, बोरो? तो बोरो है वो अलग हो जाएगी। चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। प्रश्न नंबर 117 है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से क्या होते? दिन और रात होते हैं, मौसम बदलता है, वर्षा होती है या इनमें से कोई नहीं? तो दिन और रात है वो होते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 118, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्थान है? IUNC, UNCEF, यूनिसेफ भी बोलते हैं हम इसको, या IUPAC या WHO? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वन्य जीव संरक्षणों के लिए IUNC है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, उत्तर दक्षिण गलियारा निम्न शहरों से होकर के गुजरता। उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा है वो कौन से शहरों से होकर के गुजरता है? अंबाला, नागपुर, हैदराबाद, मुदेर, पठानकोट, भोपाल, अकोला, मैसूर, जम्मू कश्मीर, जबलपुर, निजामाबाद, रामनाथपुरम या लुधियाना, उदयपुर, हुबली या बेंगलुरु? तो कौन सी उत्तर, यानी उत्तर से जो दक्षिण का जो गलियारा है वो कहाँ से होकर के गुजरता है? तो अंबाला से होकर के चलता है, नागपुर, हैदराबाद और मुद्रे तक है जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ है वो किस वर्ष है वो किया गया था? 1975 में, 1983 में, 1973 में, 1978 के अंदर? तो 1973 के अंदर बाघ परियोजना है वो शुरू की गई थी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? उत्तर भारत के अंदर
यानी हम उत्तर भारत की है वो बात करते हैं, उत्तर भारत की, उत्तर भारत की बात करते हैं, यहाँ की है वो बात की जा रही है, इस इलाके की। तो यहाँ पर है वो बारिश है वो कैसे ऐसी दक्षिण पश्चिम मानसून से, शीतलहर से, शीतकालीन के अंदर बात कर रही है तो शीतकालीन के अंदर यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभों से या उपयुक्त सभी। तो जो पश्चिम की ओर इधर से हवाएं आती हैं उसके माध्यम से माउंट बोलते हैं जिसे हम। तो पश्चिम चक्रवातीय विक्षोभों के माध्यम से उत्तरी भारत के अंदर बरसात है वो शीतकाल के अंदर होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, निम्नलिखित में से दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर सूची के अंदर मान्यता दी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग, इलाहाबाद तथा वाराणसी, मुंबई तथा ठाणे, अमृतसर तथा लुधियाना। तो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के मध्य जो दो रेलवे स्टेशन है इनको जोड़ने वाली जो लाइन है उसको यूनेस्को ने क्या कर दिया है, धरोहर सूची के अंदर शामिल कर दिया है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में होती है? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? हम नदियों को जब बांट करके पढ़ते हैं तो हम उनके धारा प्रवाहों को पढ़ते हैं, अंतः प्रवाही हो गई, या इस प्रकार से हम अंतः प्रवाहित है, या लंबी है पूर्ण प्रवाह के रूप में। तो हम उन नदियों को कितने भागों के अंदर बांट करके पढ़ते हैं? तो 3 भागों के अंदर है वो बांट करके पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा यानी बरसात के होने वाले पानी को संचयी की पद्धति को क्या कहते हैं? बावड़ी, खड़ीन, कुंड या उकेरी? तो पालीवाल जैसलमेर के अंदर है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो बारिश के पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए, बारिश का जो पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए एक पद्धति अपनाई गई, उसे हम खड़ीन कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125, राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, भरतपुर में या दौसा के अंदर? राजस्थान शहर के अंदर सीमेंट का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा है। वो कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर हो, लाखेरी, बूंदी इनके अलग होता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो सबसे ज़्यादा होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, नगरीय के अंदर पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर पूछा है, मरु त्रिकोण से बाहर है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो मरु त्रिकोण के अंदर हम बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर को करते हैं। तो थार के अंदर है वो बाड़मेर आएगा। तो तीसरा ऑप्शन है इसका, चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा यह मरु के अंदर और यह आएगा थार के अंदर। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में नदी नहीं है? तो नदी बाड़मेर, जालोर, बीकानेर और चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो बीकानेर और चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है। प्रश्न नंबर 129 है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? अल्हट था, गुहादित्य था, कालभोज था या महेंद्रदित्य? तो कालभोज हम किसको कहते हैं? बप्पा रावल को कहते हैं। हरित ऋषि के कारण इसका नाम पड़ा था बप्पा रावल कालभोज। तो प्रश्न नंबर 29 में तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने किया था? काली देवी ने, किशोरी देवी ने, कल्याणी देवी ने या कस्तूरी देवी ने? तो जो किशोरी देवी थी इन्होंने 5,000 लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, उसको इन्होंने क्या दिया था? भाषण है वो दिया था, संबोधन है वो किया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कटराथल गांव के अंदर, सीकर के अंदर यह हुआ था। प्रश्न नंबर 131 है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले के अंदर स्थित है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर के अंदर या जोधपुर के अंदर? तो बांसवाड़ा के अंदर है यह स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा है वो प्रसिद्ध हुआ था? ऐसा राजा कौन सा है जिसने कटिबंधु की उपाधि है वो धारण की थी? उपाधि धारण है वो किसने की थी? धारावर्ष ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, कुंभा ने या राणा सांगा ने? तो किसने है वो की थी? विग्रहराज चतुर्थ है, उन्होंने कटिबंधु के नाम से ये उपाधि है वो धारण की थी। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के साफे को, महिलाओं की चुन्नी उन्नी सूल को या आदिवासियों के महिलाओं का वस्त्र है? तो जो ओढ़नी ओढ़ती है महिलाएं हैं उनकी एक विशेष प्रकार की एक नाम है जिसको हम पोमचा कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना है वो की थी? ख्याल भारमली, चांद नीलगिरी, तुर्रा कलंगी ख्याल या मोरा
मोरा, मंगलखाल। तो संत किसकी बात हो रही है? संत शाह अली। संत शाह अली की है। किसकी बात हो रही है? शाह अली ने 4000 साल पहले, यानी 400 साल पहले की बात है, वो हो रही है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल का है, वो की थी। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, बख्तरी वस्त्र क्या कहलाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपर भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, या ग्रामीण पुरुषों के सर पर पहना जाने वाला वस्त्र, या ग्रामीण महिलाओं का एक वस्त्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पुरुषों के द्वारा ऊपर के भाग के अंदर जो कमीज के रूप में प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बख्तरी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, मदिल एक प्रकार का क्या है? सांगीतिक यंत्र, आभूषण, पगड़ी या लोक संगीत? मदिल एक प्रकार का, मदिल है वो क्या है? पगड़ी है। मदिल एक प्रकार की पगड़ी का नाम है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, लांगुरिया गीत का संबंध है शिला देवी से, करणी माता से, रानी सती से, या किला देवी से? तो किला देवी है, इससे लांगुरिया के गीत है वो जाए जाते हैं। इसके सामने जो किला देवी इसके सामने है वो किसकी मूर्ति है? वानर के रूप में बालाजी की है वो प्रतिमा है। बालाजी की प्रतिमा है जिसे स्तनपान कराते हुए दिखाया गया है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है? राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या वित्त मंत्रालय, या भारत सरकार? व्यापारिक बैंकों के द्वारा जनहित है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य है वो नहीं है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट देना, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रण करना, या सामाजिक न्याय सुनिश्चित है वो करना? तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना बैंक से कोई लेना देना नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF का मुख्यालय कहाँ पर है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, या अजमेर के अंदर? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141, अर्जित ज्ञान तथा संशोधित व्यवहार की परख करने की प्रक्रिया को किस नाम से संबोधित किया जाता है? अधिगम को, मूल्यांकन को, अभिप्रेरणा को, या शिक्षण को? अर्जित ज्ञान और संशोधन के व्यवहार की जो परख होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अर्जित ज्ञान तथा संशोधित व्यवहार की परख होती है। अच्छा, परख को पूछ लिया, परख तो मूल्यांकन होता है साहब। अधिगम अर्जित ज्ञान, अर्जित ज्ञान से जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहेंगे, लेकिन परख शब्द आ गया तो यह मूल्यांकन को दर्शाएगा। तो इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, सामाजिक अधिगम शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षक स्रोतों के आधार पर कर सकता है, स्रोतों का प्रदर्शन करके, समस्या का समाधान करके, प्रदत्त अध्ययन करा करके, यानी प्रदत्त का मतलब जो चीज़ है उसके बारे में अध्ययन करा करके, उपयुक्त सभी तरीकों से। तो वो सभी तरीकों से है वो करवाएगा, उसका स्रोतों का प्रदर्शन भी करेगा, समस्या समाधान के रूप में प्रयोग करेगा, और उसका अध्ययन भी करवाएगा। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से छात्रों के किन गुणों की जानकारी प्राप्त हमें की जा सकती है? उनकी विशिष्ट योग्यताओं की, उनके विभिन्न प्रकार के कौशलों की, उनके विभिन्न क्षेत्र की रुचियों की, या उपयुक्त सभी? तो मूल्यांकन के द्वारा हम उनकी योग्यताओं की कर सकते हैं, विशिष्ट योग्यताएं कौन कौन सी हैं, विभिन्न प्रकार के कौशलों की कर सकते हैं, विभिन्न क्षेत्र उसके अंदर किस विषय के अंदर ज़्यादा रुचि है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, करके सीखने का सिद्धांत किस कार्य पर आधारित है? खोज कार्य के माध्यम से, खोजकार, प्रयोगशाला कार्य, या परियोजना कार्य, या सभी? तो करके है वो परियोजना के माध्यम से हम कार्य करके सीखते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145, अन्वेषण को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अन्वेषण का मतलब खोज करना होता है। खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, या उपयुक्त सभी? तो हम अन्वेषण को खोज विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि भी कहेंगे, प्रयोगशाला के अंदर भी अन्वेषण किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, निम्न में से शिक्षण हेतु उपयुक्त प्रमाण क्या है? शिक्षण के लिए उपयुक्त प्रमाण कौन सा जरूरी है? आंतरिक यात्रा, पृथ्वी भ्रमण, पाठ्य वस्तु की सामग्री, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पाठ्य वस्तु की जो सामग्री है
वो शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी प्रमाण है होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है, निम्न में से क्या छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास है वो नहीं करेगा? किसका आलोचनात्मक विकास यानी तर्क और वितर्क के माध्यम से शिक्षक बार बार छात्रों से पाठ्य वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे, छात्रों को कोई भी समस्या दी जाए और उन्हें स्वयं हल करे, छात्रों को नवीन कार्य करने से रोका जाए, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर है वो दिया जाए। तो नवीन कार्यों से रोका नहीं जाए, जितना नवीन कार्य करेंगे उतने ही वो कौशल के अंदर प्रखर होते जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा, जो नगण्यता का हमें बोध करा रहा है। प्रश्न नंबर 148 है, आप कक्षा 7 के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहते हैं, इसके लिए आप उनमें किस विकल्प को चुनेंगे? छात्रों को तर्क वितर्क करने का पूर्ण अवसर प्रदान करेंगे, बिल्कुल सही है। छात्रों को 2 समूह में बांटकर वाद विवाद करवाएंगे, यह भी कुछ हद तक सही है। किसी भी वाद विवाद यानी करवाना है वो सबसे उत्तम है वो माना जाता है। और किसी समस्या को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर उनमें समस्या का समाधान करने को कहेंगे, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है, कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान के संबंध में कौन सा सीखने का प्रतिफल है? भारत के मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां इत्यादि अंकित करना, अक्षांश, देशांतर, ध्रुव, करक, मकर रेखा को भी पहचानना, यह भी सही है। महत्वपूर्ण साम्राज्य राजवंशों के विशिष्ट योगदान के उदाहरण के साथ सूचीबद्ध करना, यह भी इस प्रकार हम सभी का उपयोग कर सकते हैं। उपयुक्त सभी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के शिक्षा के क्षेत्र में कौन से मुख्य लक्ष्य हैं? शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विषय सामग्री का अधिक संचार करना, बिल्कुल सही है। वर्तमान पीढ़ी को साइबर शिक्षा एवं एज में लाभान्वित प्रतिस्थापित करना, यह भी सही है। डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करना, यह भी शिक्षण प्रतिमान का एक क्या होता है, उदाहरण होता है, इसकी पहचान होती है। इस प्रकार उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज कौन से मॉडल पेपर की चर्चा कर ली? 9 मॉडल पेपर है वो हमने कर लिए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको आपकी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन है, उसके ऊपर आपको SST के मॉडल पेपर है L2 के वो मिल रहे हैं। इसका आप है वो परिपूर्ण रूप से लाभ उठा रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। और आप अपना मूल्यांकन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर है वो लिख करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हो रहे हैं। इससे आपका हौसला है वो और बढ़ता जाएगा। तो अगले मॉडल पेपर की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।